स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने कुछ स्रोत साझा किए हैं जी। ये गुजरात के दसाड़ा और वहां के एक खास परिवार सूरावर्दी मल्लिकों के बारे में है। हाँ, 6 सदियों का इतिहास है ये, काफी लंबा सफर। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो देखिए सूफी परंपरा में है। हजरत बहाउद्दीन जकारिया मुल्तानी मलिक इसीलिए कहलाए। जी, वहां से शुरू होकर फिर ये कहानी स्थानीय शासन मतलब सियासत, सल्तनत की उठापटक, साम्राज्यों का बदलना सबसे गुजरती है। और स्रोत भी बड़े दिलचस्प हैं। पुराने दस्तावेज, शाही फरमान, हाँ, मिराते सिकंदरी जैसे ग्रंथ भी हैं और कुछ हाल के विश्लेषण भी जो इन सबको जोड़कर देखते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इन स्रोतों से ये समझने की कि भाई इस परिवार ने अपनी पहचान कैसे बनाई और सबसे अहम कैसे बचाए रखी। सही कहा। कैसे एक रूहानी मतलब आध्यात्मिक विरासत वाला परिवार तलवार उठाता है, ताकत हासिल करता है और फिर 600 साल तक इतने उतार चढ़ाव के बावजूद टिका रहता है। ये कमाल की बात है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी दिखाते हैं कि कभी-कभी बस एक घटना, चाहे वो कितनी दुखद हो, हाँ, वो पूरे खानदान की दिशा बदल सकती है। ये ऐसी ही कहानी है जिसे परत दर परत देखना होगा। तो फिर चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आपने कहा आध्यात्मिक जड़ें, तो मतलब उनका रुतबा सिर्फ तलवार से नहीं था। नहीं, पहले नहीं। वो सीधे सीधे हजरत बहाउद्दीन जकारिया मुल्तानी सूरावर्दी के वंशज थे। बहुत बड़े सूफी संत थे वो। अच्छा। इसी वजह से मुल्तानी मलिक कहलाते थे और समाज में आप कह सकते हैं एक स्वाभाविक इज्जत थी उनकी, राजनीति में आने से काफी पहले से। लेकिन दसाड़ा में जो उनकी जागीर बनी, उसकी नींव तो एक बहुत ही दर्दनाक घटना से जुड़ी है, दादा पीर की शहादत। हाँ, ये कहानी असल में हजरत शेख नसीरुद्दीन मुल्तानी की है, चौथी पीढ़ी के वंशज, और स्थानीय लोगों ने दादा पीर कहते थे। बात है 1410 ईस्वी की, या हिजरी में कहें तो 813। वो हज पर जा रहे थे मुल्तान से मक्का। जी। तो गुजरात के रास्ते में दसाड़ा के पास एक झील किनारे उनका काफिला रुका और वहीं 26 रजब को वो हादसा हुआ। उन पर हमला हुआ। स्रोत क्या कहते हैं, वजह क्या थी? स्रोत बताते हैं कि जो स्थानीय झाला राणा थे, उनके लोगों ने काफिले पर गाय हत्या का झूठा इल्जाम लगाया। झूठा इल्जाम? जी। अब ये सिर्फ बहाना था या असल वजह कुछ और थी, कहना मुश्किल है, लेकिन बात बहुत बढ़ गई, हिंसा हुई। दादा पीर और उनके कई साथी वहीं शहीद हो गए। तो एक आध्यात्मिक नेता की इस तरह अचानक मौत, ये परिवार के लिए गहरा जख्म तो था ही, आगे चलकर एक राजनीतिक मोड़ भी बन गया। इस हमले में तो मतलब पूरा परिवार खत्म हो सकता था, कोई बचा भी? हाँ, बाल बाल बचे। एक चमत्कार ही कहिए। दादा पीर का एक छोटा बच्चा था, बख्तियारुद्दीन, उन्हें अलाहादाद भी कहते थे। अलाहादाद, पंजहासर। वहाँ एक रबारी परिवार ने उन्हें पनाह दी, पाला पोसा। और वो रबारी परिवार से रिश्ता वो आज तक कायम है। ये तो कमाल है। हाँ, ये सच में अनोखी बात है। आज भी देखिए 6 सदियां बीत गईं। दादा पीर का जो सालाना उर्स होता है, हाँ, पुण्यतिथि पर, उसमें वही रबारी परिवार के जो वंशज हैं वो पारंपरिक तौर पर पहला दाज मतलब उत्सव का जो पहला झंडा होता है वो चढ़ाने का सम्मान रखते हैं। वाह, ये दिखाता है कि वो घटना और वो रिश्ते कितने गहरे थे। बिल्कुल, वो आज भी जिंदा है। तो ये बच्चा अलाहादाद जो बाद में मलिक बखन बने, हाँ, वो एक भारी विरासत के साथ बड़े हुए। अपने पुरखों के खून का कर्ज उन्होंने फिर क्या किया? वो बड़े होकर पाटन पहुंचे। पाटन उस वक्त गुजरात सल्तनत की राजधानी थी। जी। वहां फौज में भर्ती हुए, अपनी काबिलियत दिखाई। राव रतन जैसे कुछ बागी थे, उनसे लड़े, सुल्तान की नजर में आए और आखिरकार उन्हें मलिक बखन का खिताब मिला। अच्छा, तो खिताब मिल गया, लेकिन दसाड़ा, उस पुराने हमले का बदला? हाँ, वो तो लेना ही था। दसाड़ा पर कब्जा असल में उसी शहादत का बदला था। कुछ कहानियों में पाटड़ी के राणा वेगत का नाम आता है। हाँ, मैंने भी सुना है। पर जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है वो बताते हैं कि ये राणा सौडल जी थे। वो उस इलाके के जागीरदार थे जहां दादा पीर पर हमला हुआ था। अच्छा, सौडल जी। मलिक बखन ने उन्हें हराया और ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये अपने पुरखे की मौत का बदला लेना था, एक तरह का न्याय। इसी से दसाड़ा में मलिकों की हुकूमत की नींव पड़ी। तो अब मलिक बखन के पास फौजी ताकत भी है, खिताब भी है और जमीन भी, जो उन्होंने बदला लेकर हासिल की। और तभी गुजरात में सुल्तान अहमद शाह गद्दी पर बैठे। 1411 में
वो तो बड़ा उथल पुथल का दौर था। बहुत ज्यादा। अहमद शाह को गद्दी संभालते ही अपने ही रिश्तेदारों से 3 बड़े विद्रोह झेलने पड़े। 3 विद्रोह? जी। ऐसे में उन्हें वफादार काबिल लोगों की बहुत जरूरत थी और मलिक बखन ने अपनी वफादारी साबित की। उन्होंने इन विद्रोहों को दबाने में मदद की। हाँ, खासतौर पर दूसरा और तीसरा विद्रोह। उनमें ईडर के शासक थे, हलवद, राजपीपला के सरदार थे। हाँ। बड़े बड़े लोग शामिल थे। मलिक बखन ने न सिर्फ जंग जीती बल्कि उस नाजुक वक्त में सल्तनत का साथ दिया। तुम देख सकते हैं कि कैसे वो शुरुआती जमीन पर हक जमाना और बदला लेना अब बड़ी राजनीतिक ताकत में बदल रहा था। वफादारी के जरिए। बिल्कुल। तो इस वफादारी का इनाम भी मिला होगा। जरूर मिला। 1426 में जब सुल्तान ने ईडर को जीता, हाँ। जो बहुत अहम जगह थी, हाँ, रणनीतिक रूप से, तो उन्होंने मलिक बखन को वहां का अमील यानी गवर्नर बना दिया। मिरात सिकंदरी में इसका जिक्र है। ईडर का गवर्नर? जी। ईडर गुजरात और मालवा, मेवाड़ के बीच रास्ते पर था। वहां एक भरोसेमंद मुल्तानी मलिक को बिठाना दिखाता है कि सुल्तान उन पर कितना भरोसा करते थे। हाँ। और बाद में 1450 में सुल्तान मोहम्मद शाह ने दसाड़ा की जागीर का बाकायदा फरमान भी जारी कर दिया। अच्छा। अब अगली पीढ़ी की बात करते हैं। मलिक रियाजुद्दीन, जिन्हें मलिक राजे भी कहा गया, हाँ। वो भी बस योद्धा ही था। वो सिर्फ सिपाही नहीं थे, पढ़े लिखे थे, फारसी अदब जानते थे और वो अगले महान सुल्तान महमूद बेगड़ा के बहुत करीबी हो गए। महमूद बेगड़ा के? हाँ, बेगड़ा ने उन्हें अपना मुसाहिब बनाया, मतलब एक भरोसेमंद सलाहकार, एक साथी। तो परिवार अब सल्तनत के और अंदर तक पहुंच गया था। जी बिल्कुल। वो अब सिर्फ सरहद के जागीरदार नहीं थे। दसाड़ा के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां काफी निर्माण करवाया। दसाड़ा का जो दरबारगढ़ है, किला, वो पुरानी मस्जिद और सबसे अहम दादा पीर का मकबरा। दादा पीर का मकबरा उन्होंने बनवाया? जी। तो उन्होंने दसाड़ा को सिर्फ एक फौजी चौकी नहीं रहने दिया, उसे एक सांस्कृतिक मजहबी केंद्र भी बनाया। लेकिन लड़ाइयां तो चलती रही होंगी। कुआनो कहर का जिक्र है, कुआ का विनाश, ये क्या था? ये 1469 की बात है। कंकावटी के पास एक ताकतवर झाला राणा थे। उनके खिलाफ एक बड़ी और खूनी जंग हुई थी। सुल्तान बेगड़ा को खुद जाना पड़ा था। ओह। और इसी जंग में मलिक राजे के भाई थे मलिक अहमद, वो सुल्तान के साथ लड़ते हुए मारे गए। ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि इसे कुआ का विनाश कहा गया। तो इस घटना से मलिक परिवार और सुल्तान बेगड़ा के रिश्ते और गहरे हो गए होंगे। हाँ, अब ये खून का रिश्ता बन गया था। कहते हैं कि बाद में जब मलिक राजे की मौत हुई तो बेगड़ा बहुत दुखी हुए थे। अब आते तीसरी पीढ़ी पर, मलिक बखन द्वितीय आलम खान। यहाँ लगता है परिवार का असर बिल्कुल चरम पर पहुंच गया था। हाँ, वो एक जबरदस्त फौजी कमांडर थे। उनका सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है 1482 में चंपानेर के किले की घेराबंदी में उनकी भूमिका। चंपानेर, वो तो बहुत मजबूत किला था। बहुत। और बेगड़ा के लिए उसे जीतना बहुत जरूरी था। और मलिक बखन द्वितीय ने इसमें खास भूमिका निभाई। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने और एक अमीर थे मलिक सारंग, दोनों ने मिलकर किले में घुसने का कोई गुप्त रास्ता ढूंढा या इस्तेमाल किया, जिससे फतेह मिली। वाह, इसके लिए इनाम भी बड़े मिले होंगे। हाँ, जहीरुल मुल्क यानी राज्य का प्रकाश, मियां आलम खान बहादुर जैसे शानदार खिताब मिले। लेकिन उनकी निजी फौज, उसके बारे में कुछ खास है। वो सल्तनत के नियमों से ज्यादा बड़ी थी। हाँ, ये उनकी असल ताकत दिखाता है। और सुल्तान का भरोसा। देखिए, सल्तनत में मनसबदारी व्यवस्था थी, ओहदे के हिसाब से फौज रखनी होती थी। जी। मलिक के खिताब वाले अमीर की फौज उतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, पर रिकॉर्ड बताते हैं कि आलम खान के पास 12,000 घुड़सवार थे। 12,000? जी। 6 जंगी हाथी, 800 पैदल सिपाही। ये तो खान या उससे भी ऊंचे दर्जे के अमीर की फौज थी। तो इसका मतलब वो बहुत अमीर थे। एक तो वो, और दूसरा सुल्तान बेगड़ा को उन पर अटूट विश्वास था। उन्हें मोरबी, वीरमगाम जैसी बड़ी जागीरें भी मिली थीं। फौजी ताकत तो थी ही, क्या मजहबी असर भी बना रहा? बिल्कुल। उनका उस जमाने के अहम महदवी आंदोलन से गहरा ताल्लुक था। महदवी किताबों में आलम खान 12,000 यानी 12,000 फौज वाले आलम खान का जिक्र आता है। अच्छा। तो वो ताकतवर हुक्मरान भी थे और सम्मानित मजहबी संरक्षक भी। लेकिन उनका अंत भी दादा पीर की तरह ही हुआ, शहादत में। हाँ, कुछ वैसा ही। 1517 में ईडर में उन्हें वहां बस एक छोटी सी टुकड़ी के साथ तैनात किया गया था। शायद 100 सवार रहे होंगे। बस 100? हाँ। और जब मेवाड़ के महाराणा सांगा के समर्थन से राव रायमल की बहुत बड़ी फौज ने हमला किया,
तो आलम खान ने पीछे हटने से मना कर दिया। ओह, वो सिर्फ 27 साथियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। जैसे दादा पीर अपनी आस्था के लिए शहीद हुए थे, आलम खान उस सल्तनत की हिफाजत करते हुए शहीद हुए जिसे बनाने में उनका बड़ा हाथ था। आलम खान की मौत के बाद तो जाहिर है उत्तराधिकार का सवाल उठा होगा। उनके भाई मलिक मजन ने कमान संभाला। जी, लेकिन आलम खान की जो बेवा थी बीबी खानम, वो इससे राजी नहीं थी। उन्होंने क्या किया? वो सीधा सुल्तान मुजफ्फर शाह के पास पहुंच गई फरियाद लेकर, और सुल्तान का जो फैसला आया उसने अगले 400 साल के लिए मलिक परिवार की किस्मत तय कर दी। क्या फैसला था वो? सुल्तान ने शरिया कानून के हिसाब से फैसला सुनाया। देखिए, पड़ोस की हिंदू रियासतों में ज्येष्ठाधिकार चलता था, मतलब सबसे बड़े बेटे को सब कुछ मिलता था। हाँ। लेकिन सुल्तान ने वो नहीं माना। शरिया में जायदाद सभी हकदार वारिसों में बंटती है। तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि जागीर मलिक मजन भाई और शहीद आलम खान के जो वारिस हैं उनके बीच बांट दी जाए। ये बंटवारा बाकायदा सुल्तान के हुक्म से हुआ, कानूनी तौर पर? हाँ, और इसी शाही फरमान से मलिक परिवार की 2 पक्की शाखें बन गई, गढ़सात यानी किले वाली और बारसात यानी बाहर वाली। और दसाड़ा हमेशा के लिए एक बटी हुई साझा मिल्कियत वाली जागीर बन गया। ये कानूनी बंटवारा बहुत अहम साबित हुआ बाद में। फिर तो सल्तनत का पतन हुआ, मुगल आ गए, फिर मराठे। मलिकों ने ये सारे दौर कैसे निकाले? वो टिके रहे, मतलब वक्त के साथ ढलते गए। पेशवा को, गायकवाड़ को टैक्स देते रहे। लेकिन एक बड़ा बदलाव आया 1818-19 के आसपास, जब अंग्रेज आए। हाँ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा की ताकत खत्म की और गुजरात में अपना दबदबा बनाया। अब एक बिल्कुल नई, बहुत ताकतवर और बहुत कानूनी हुकूमत सामने थी। क्या उनकी वो पुरानी फौजी भूमिका, उसका कोई निशान बचा था? एक आखिरी झलक दिखती है। 1822 में वरमोर की लड़ाई हुई। वरमोर की लड़ाई? हाँ, ये असल में ब्रिटिश इलाके के एक गांव वरमोर की हिफाजत के लिए थी। कुछ स्थानीय गुट थे जो अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहे थे, वो हमला कर रहे थे। अच्छा। और मलिकों की पुरानी जिम्मेदारी थी उस इलाके की चौकीदारी करना और वहां से वावलो नाम का एक टैक्स वसूलना। तो उन्होंने अपनी पुरानी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब वो ब्रिटिश हुकूमत के मातहत थे, ये फर्क था। और इस आखिरी लड़ाई में भी नुकसान हुआ? हाँ, दोनों शाखाओं के कई अहम लोग शहीद हुए। गढ़सात से जेन खान, लाल मियाँ, बापू मियाँ लाल मियाँ, बारसात से कमू मियाँ दाला भाई, फतू मियाँ दाला भाई। तो वरमोर की लड़ाई एक तरह से प्रतीक है जंग के मैदान से। अब अदालत के कमरे का सफर शुरू होता है। हाँ, अब लड़ाई का मैदान बदल गया, तो अब जंग कानूनी हो गई। एक केस नंबर का जिक्र है 418990। जी, ये नई हकीकत थी। जमीन के झगड़े, विरासत के मामले, हक हुकूक सब अब वकीलों के जरिए लड़े जाने लगे। और फैसला कौन करता था? अंग्रेज अफसर। जैसे वडवान कैंप में असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट बैठते थे, मलिक अब वो पुराने शासक नहीं रहे थे। वो ब्रिटिश सिस्टम के तहत बड़े जमींदार या तालुकदार बन गए थे। और अंग्रेज सिर्फ झगड़े नहीं सुलझा रहे थे, वो पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से बना रहे थे। बिल्कुल। 1860 के दशक में एक अंग्रेज अफसर थे, कर्नल कीटिंग, पॉलिटिकल एजेंट। उन्होंने काठियावाड़ की सभी रियासतों और जागीरों का वर्गीकरण किया। अच्छा, क्लासिफिकेशन। हाँ, और दसाड़ा जैसी जागीरें जिनके पास पूरी न्यायिक ताकत नहीं थी, मतलब जैसे मौत की सजा देने का अधिकार नहीं था, उनका न्याय का काम सीधे अंग्रेजों की पॉलिटिकल एजेंसी ने अपने हाथ में ले लिया। दसाड़ा में बाकायदा एक पुलिस थाना खोल दिया गया। थाना? जी, थाना। और कीटिंग ने ही दसाड़ा के 6 तालुकदारों को 3 गढ़सात, 3 बारसात सरकारी तौर पर मान्यता दी। तो वो जो सदियों पुराना बंटवारा था वो अब अंग्रेजी कानून का हिस्सा बन गया, पक्का हो गया। और वो 70 साल वाली कानूनी लड़ाई ग्याल गिरास की, वो क्या मामला था? बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, वो तो वाकई कमाल की कहानी है। बात है 1848 की। एक मलिक थे बाबाजी राज परवत खान जी। उन्होंने अपने 2 दूर के रिश्तेदारों की जमीन के उन हिस्सों पर दावा किया जिनका कोई वारिस नहीं बचा था। ऐसी जमीन को ग्याल गिरास कहते थे। अच्छा, जिसका कोई मालिक न रहा हो। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि बाबाजी राज ने ये दावा कहां से किया? अहमदाबाद जेल से। वो चोरी के इल्जाम में बंद थे। क्या बात है, जेल से जमीन का मुकदमा। हाँ, इससे पता चलता है कि जमीन की वो हिस्सेदारी उनके लिए कितनी मायने रखती थी। और ये मुकदमा 70 साल चला? नहीं, उससे भी ज्यादा। ये कई पीढ़ियों तक चला। वकील, एजेंट, कमेटियां, अपीलें, सब कुछ हुआ और आखिरकार इसका फैसला हुआ आजाद भारत में
1970-80 के दशक में। क्या फैसला हुआ? सरकार ने वो जो पुराना साझा मिल्कियत का सिद्धांत था उसे माना और बाबाजी राज के वारिसों के हक में फैसला दिया। तो ये केस तो मतलब 16वीं सदी की शरिया नीति, 19वीं सदी का अंग्रेजी कानून और 20वीं सदी का भारतीय लोकतंत्र सबको जोड़ता है। बिल्कुल, एक असाधारण केस है ये। अब अंग्रेजों को लड़ाकों की जरूरत कम हो गई थी, उन्हें पढ़े लिखे प्रशासक चाहिए थे, तो तालीम का क्या हुआ? हाँ, ये जरूरत थी और इसी के लिए राजकुमार कॉलेज खोला गया राजकोट में 1871 में। राजकुमार कॉलेज? और वडवाण कैंप में तालुकादारी गिरासिया कॉलेज, जिसे टीजी कॉलेज कहते थे, 1880 में। मकसद यही था कि तालुकदारों के बेटों को अंग्रेजी सिखाई जाए, कानून, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। तो दसाड़ा परिवार ने इस बदलाव को अपनाया? हाँ, अपनाया। जैन खान जोरावर खान राजकुमार कॉलेज गए और अमीर मियाँ लाल मियाँ और नसीब खान रसूल खान, जो उस वक्त बच्चे ही थे, 10-11 साल के, हाँ। वो टीजी कॉलेज के बिल्कुल शुरुआती छात्रों में थे। तो आप कह सकते हैं अब कलम तलवार की जगह ले रही थी। फिर 1940 के दशक में वो अटैचमेंट स्कीम आई, उसका क्या असर पड़ा? वो लॉर्ड लिन लिथगो की नीति थी। छोटी छोटी जागीरों और रियासतों को बड़ी रियासतों से जोड़ा जा रहा था, अटैच किया जा रहा था। दसाड़ा किसके साथ जुड़ा? उनके पास विकल्प था, पास की धरांगधरा रियासत या फिर ज्यादा ताकतवर थोड़ी दूर की बड़ौदा रियासत। उन्होंने बड़ौदा को चुना। बड़ौदा को क्यों? शायद उन्हें लगा कि बड़ौदा से जुड़ने पर बेहतर शर्तें मिलेंगी, ज्यादा मान सम्मान रहेगा। तो अब वो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बजाय बड़ौदा के गायकवाड़ प्रशासन के तहत आ गए। और फिर आई भारत की आजादी, रियासतों का विलय हुआ 1948 में। दसाड़ा का विलय कैसे हुआ? ये बहुत तेजी से हुआ, 2 चरणों में। पहले 8 फरवरी 1948 को दसाड़ा के तालुकदारों ने बड़ौदा रियासत के साथ विलय के समझौते पर साइन किए। इस समझौते में क्या था? उन्होंने अपने सारे न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए, लेकिन अपनी निजी जमीन जायदाद और वरद वसूलने का हक बनाए रखा। वरद एक तरह का राजस्व या लगान था। अच्छा, निजी संपत्ति और वरद का हक बचा रहा। जी। फिर बस 1 हफ्ते बाद 15 फरवरी 1948 को दसाड़ा बड़ौदा रियासत के साथ ही नए बने संयुक्त सौराष्ट्र राज्यों में शामिल हो गया। तो सौराष्ट्र राज्य बन गया। क्या नई सरकार ने बड़ौदा वाले समझौते को माना? हाँ, ये अहम बात है। सौराष्ट्र सरकार ने उन शर्तों को मानने पर सहमति जताई जो उन्होंने बड़ौदा के साथ तय की थी। तो उस उथल पुथल में भी उन्होंने अपनी स्थिति काफी हद तक संभाल ली। लेकिन विलय के बाद सब शांत नहीं हुआ। एक रावटी सत्याग्रह का जिक्र आता है। हाँ, 1950-51 में जमींदारों और तालुकदारों में मुआवजे को लेकर और घरखेड़ जमीन की सीमा को लेकर काफी नाराजगी थी। घरखेड़ मतलब वो जमीन जो वो अपनी निजी खेती के लिए रख सकते थे। अच्छा। उसकी सीमा तय की जा रही थी। अच्छा। तो भाडवा के दरबार थे चंद्र सिंह जी। उनकी अगुवाई में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ, रावटी सत्याग्रह। दसाड़ा वाले भी शामिल थे इसमें? हाँ, दसाड़ा के तालुकदार जैसे केसर खान, सैदत खान, अलादत खान, वो भी राजकोट में हुए इन प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। इसका नतीजा क्या निकला फिर? सरकार को आखिरकार सभी जागीरों और तालुकदारियों के लिए एक फाइनल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना पड़ा, A, B, C श्रेणी, जमीन के रकबे के आधार पर। और इसी से तय हुआ कि उन्हें क्या मिलेगा? हाँ, इसी वर्गीकरण से तय हुआ कि उन्हें कितनी घरखेड़ जमीन मिलेगी, पट्टे पर जमीन देने के क्या अधिकार होंगे, उनके घरों और दूसरी संपत्तियों व्योटी पर उनके क्या अधिकार रहेंगे। ये पूरी तरह एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस थी। और इसी ने दसाड़ा जागीर की जो सदियों पुरानी जमींदारी व्यवस्था थी उसका कानूनी अंत कर दिया। जी बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर। तो दसाड़ा मलिकों की ये 6 सदी लंबी कहानी एक सूफी संत के वंशज होने से शुरू होकर फौजी ताकत, दरबारी शान, फिर कानूनी लड़ाइयां और आखिर में एक नए राष्ट्र में विलय, वाकई में बहुत असाधारण सफर है ये। यकीनन ये कहानी है टिके रहने की, हालात के मुताबिक ढलने की और अपनी एक अलग पहचान को हर हाल में बचाए रखने की। हाँ। इन सारे स्रोतों को देखकर एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आता है। क्या? कि आखिर कैसे इस परिवार ने अपनी वो बुनियादी सोहरावर्दी पहचान और वो दादा पीर की शहादत की याद उसे इतने सारे सियासी और कानूनी बदलावों के बीच भी जिंदा रखा, जबकि उनकी जमीन बढ़ती गई, ताकत कम होती गई, फिर भी वो पहचान बनी रही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद आगे और सोचने की गुंजाइश है। बिल्कुल सोचने वाली बात है ये।